सुबह का वक्त होता है। पूरी कॉलोनी में काफी चहल पहल होती है, लेकिन शांति निवास के अंदर शांति देवी काफी उदास होकर बैठी होती है। तभी वहां पर विश्वनाथ आते हैं। अरे क्या हो गया शांति? बस तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? अब क्या बताऊं मैं आपको। मैं सुबह से आप लोगों को कह रही हूँ कि हमें लड़की देखने जाना है। हमारे दोनों बेटों की शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन आप हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं। अरे शांति, मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन पहले अपने बेटे से तो पूछ लो। देखिए जी, हम इस घर के बड़े हैं, तो ये बात भी हम ही डिसाइड करेंगे कि हमारे बेटों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। और मैंने अपने बेटों के लिए बहुत ही अच्छी लड़कियां देखी हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी दो भांजियां हैं जो कि बहुत ही स्टाइलिश और मॉडर्न हैं। हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग मुझे जैसी बहू चाहिए ना, वो दोनों बिल्कुल वैसी है। एकदम परफेक्ट है वो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो शांति? हमने तो अपने बड़े बेटे राजीव का रिश्ता बचपन में ही गांव की पूजा नाम की लड़की के साथ फिक्स कर दिया था। तो फिर तुम उसका रिश्ता यहाँ शहर में कैसे कर सकती हो? अरे कहा वो गांव देहात की लड़की, और कहा हमारी यहाँ मॉडर्न सोसाइटी की लड़की। वो गांव की लड़की यहाँ फिट नहीं बैठेगी, इसीलिए आप उसे भूल जाइए। और चलिए, हम शहर की मॉडर्न लड़कियां ही देखते हैं। तभी वहां पर राजू आता है। देखिए माँ, पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे भी गांव की सीधी सादी लड़की ही पसंद है। शहर की ये हाईफाई और छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां मुझे पत्नी के स्वरूप में बिल्कुल नहीं पसंद। इसीलिए पिताजी ने जो रिश्ता तय किया है, मुझे वो मंजूर है। तुम लोगों को जो करना है करो, पर मैंने अपने छोटे बेटे राहुल के लिए जो रिश्ता देखा है ना, वो तो मैं फाइनल करके ही रहूंगी। और संध्या ही मेरी छोटी बहू बनेगी। अच्छा ठीक है बाबा, अब चलो निकलते हैं। फिर विश्वनाथ और शांति वहां से निकलकर कुछ ही देर में संध्या के घर पहुंच जाते हैं। वहां पूरा घर कीमती चीजों से डेकोरेट किया होता है। अरे वाह, ये घर तो कितना हाईफाई और क्लास लग रहा है। यहाँ पर सारी चीजें सही जगह पर डिजाइन की गई हैं। यानी कि ये सब पक्का मेरी होने वाली मॉडर्न बहू ने ही किया होगा। शांति और विश्वनाथ बैठे होते हैं। तभी वहां पर कुसुम अपनी बेटी संध्या को लेकर आती है। संध्या सूट सलवार की बजाय वेस्टर्न कपड़ों में होती है। अरे संध्या बेटी, तुम तो दिखने में सच में बहुत ही खूबसूरत हो। और कुसुम बहन जी, आपने भी अपनी बेटी को कितने अच्छी तरीके से सिखाया है कि घर को कैसे मैनेज किया जाता है। मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई। वैसे संध्या बेटी, क्या ये सारा खाना तुमने बनाया है? अरे नहीं नहीं, मैं खाना क्यों बनाऊंगी? मेरे घर में तो नौकरों की लाइन लगी पड़ी है। वो खाना तो वही बनाएंगे ना। मैं कभी कुकिंग नहीं करती। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? और भाई साहब, खाना तो यही बनाती हैं। बस आज का ये खाना इसने नहीं बनाया है। आज आप लोग देखने आने वाले थे ना, तो ये थोड़ी सी नर्वस थी, इसीलिए ये खाना बना ही नहीं पाई। वैसे तो इसे सब कुछ आता है। बहुत टैलेंटेड है मेरी बेटी। हाँ हाँ, क्यों नहीं होगी। और मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ठीक है बहन जी, आपको हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। हमारी संध्या बेटी आपकी बहुत ही अच्छी बहू बनकर दिखाएगी। शांति और कुसुम बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर रहे होते हैं, लेकिन विश्वनाथ कोने में चुपचाप बैठा होता है। फिर जब थोड़ी ही देर में सभी वापस अपने घर आते हैं, तभी आपको क्या हुआ है जी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? देखो शांति, उस लड़की के संस्कार देखे क्या तुमने? अरे हम लड़के वाले हैं, और हम उसे देखने गए थे। और अगर वो साड़ी नहीं पहन सकती थी, तो उसे थोड़ा सलवार सूट पहन लेना चाहिए था ना। अरे इतना भी वेस्टर्न होना ठीक नहीं है। और तो और उसे खाना भी बनाना नहीं आता है। ये आप क्या कह रहे हो? आजकल की मॉडर्न लड़कियां तो ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। और वैसे भी अगर वो खाना नहीं बना रही, तो उसमें क्या दिक्कत है? हमारे घर पर भी तो मेड आती है ना। और हम एक मॉडर्न बहू ला रहे हैं, कोई नौकरानी नहीं, जिससे हम घर के काम करवाएंगे। चलो ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी थी वो तो तुमने कर दिया। अब
अपने लाडले बेटे राहुल का रिश्ता अपनी मॉडर्न बहू के साथ फिक्स कर दिया तुमने। लेकिन अब मेरे बड़े बेटे राजीव की बारी है और कल की सुबह हम गांव की तरफ जाएंगे अपनी होने वाली बहू पूजा से मिलने। फिर अगली सुबह पूजा सलवार सूट पहने हाथों में चाय की ट्रे लेकर सामने आती है। विश्वनाथ दोस्त, मेरी बेटी कैसी लगी तुम्हें? माना कि हमने इनकी शादी बचपन में ही फिक्स कर दी थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम अपने बेटे को लेकर यहाँ पर आओगे मेरी बेटी का हाथ मांगने। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो दोस्त? अरे हम दोनों दोस्तों ने तो इनके बचपन में ही इनका रिश्ता तय कर दिया था, फिर मैं अपनी जुबान से कैसे मुकर सकता हूँ? तो बताओ बेटा राजीव, तुम्हें ये लड़की कैसी लगी? हाँ पिताजी, मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई। मुझे तो हमेशा से ही ऐसी ही लड़की चाहिए थी, एकदम सिंपल और सीधी सादी लड़की, जैसे कि पूजा है। तो देर किस बात की, चलो फिर हम ये रिश्ता पक्का करते हैं। ठीक है दोस्त, और जब भी तुम कहोगे तब मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है दोस्त, बस कुछ दिन मेरी होने वाली बहू का अच्छे से ख्याल रखो, फिर उसके बाद तो मैं अपनी बहू को अपने घर लेकर जाऊंगा। और तुम भी पूजा बेटी, कुछ दिनों तक अपने पिताजी की अच्छे से सेवा कर लो, क्योंकि उसके बाद तो तुम्हें हम लोगों की सेवा करनी है। पूजा कुछ भी नहीं कहती और शर्मा कर वो अंदर चली जाती है। लेकिन शांति देवी गुस्से में आग बबूला होकर वही बैठी रहती है। फिर जब वो वापस अपने घर आ जाते हैं तभी, अरे क्या हो गया भाग्यवान, हम लोग इतनी दूर गए थे, लड़की देखी और रिश्ता भी फाइनल कर दिया, लेकिन तुमने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? अब मैं क्या ही बोलूं, मेरी बात की कोई वैल्यू रही तब बोलो ना। मैं और आपको क्या जरूरत थी वहां पर ही रिश्ता पक्का करने की? मैं घर आकर डिस्कस करना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, आपने तो वही के वही रिश्ता मंजूर है बोल दिया और अपनी बात आगे बढ़ा ली। अरे अब तो हम सब फाइनल करके भी आ गए हैं, तो अब मैं बोलूं तो क्या ही बोलूं? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो कितनी संस्कारी और अच्छी लड़की है और हमारे राजीव बेटी को भी वो बहुत पसंद आई है, तो फिर तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? और तुम इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? आपने देखा ना उनका घर, ना तो कोई महंगी डेकोरेशन थी, ना ही कोई स्टैंडर्ड था उस घर में। हमारे रिलेटिव और सोसाइटी वाले लोग क्या कहेंगे? एक बहू तो इतने मॉडर्न घर से ला रहे हैं और दूसरी बहू हम एक भिखारी खानदान से ला रहे हैं। नहीं नहीं, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। देखो शांति, राहुल का रिश्ता तय करने से पहले तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। अरे उस लड़की को तो खाना बनाना भी नहीं आता है और ना ही वो ढंग के कपड़े पहन सकती है, पर मैंने तो अपने बेटी के लिए एक संस्कारी बहू चुनी है, इसीलिए मुझे अब इस पर कोई बहस नहीं चाहिए। हाँ माँ, पिताजी ठीक कह रहे हैं ना, आप खामोखा ही बात को बढ़ा रही हो। मुझे पूजा बहुत पसंद है और मैं भी उससे शादी करना चाहता हूँ। इतना कहकर राजीव और विश्वनाथ वहां से चले जाते हैं और शांति देवी गुस्से में सोफे पर बैठी होती है। तभी वहां पर उसकी दोस्त सुधा आ जाती है। अरे क्या हुआ शांति, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? सुना ही कि तुम लोग एक बहू गांव से ला रहे हो। भला ये कैसे हो गया? अब मैं तुझे क्या बताऊं सुधा, मैं अपने पति से थक चुकी हूँ। उन्हें तो बस गांव की गवार बहू चाहिए और मेरा राजू बेटा भी अपने पिता का चमचा बना फिर रहा है। पर ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग होगा। तुम्हारा घर, तुम्हारी सोसाइटी सब इतनी हाई फाई है। ध्यान रखना हो कहीं वो गवार बहू फर्श को गोबर से ना लेपने लग जाए। एक काम करो, तुम ये रिश्ता ही तुड़वा दो। मेरे पास एक बहुत ही रईस खानदान की इकलौती बेटी है, नैन्सी नाम है उसका। बहुत ही स्टाइलिश और सुंदर है वो, और उनसे तो तुम्हें बहुत दहेज भी मिलेगा। अरे उसकी फोटो देखकर तो राजू उस पर फिदा ही हो जाएगा। हाँ सुधा, शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे तो एक वैसी ही बहू चाहिए। रुको, मैं आज ही राजीव से बात करती हूँ। फिर शांति देवी सीधे राजीव के कमरे में जाती है। देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी ने सही फैसला नहीं लिया है। अरे गांव की लड़की यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाएगी।
ना तो तुम किसी ऑफिस पार्टी में लेकर जा पाओगे और ना ही वो लड़की हमारे स्टैंडर्ड की है। एक काम करो, तुम एक बार नैन्सी से मिलो। वो लड़की बहुत ही अमीर है और अपने खानदान की इकलौती वारिस है। देखना तुम बेटा, वो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। हे भगवान, माँ का दिल रखने के लिए मैं एक बार देख ही लेता हूँ। ठीक है माँ, मैं एक बार उसे देख लूंगा और अगर वो मुझे पसंद आ गई तो मैं शादी के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। सच में बेटा, मैं जानती थी कि तुम मेरे बेटे हो और तुम मेरी बात कभी नहीं टाल सकते। और तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। तो बताओ माँ, कहाँ पर रहती है वो? मुझे दूर से ही सही, लेकिन बस उसे एक बार देखना है। अरे पास में ही जो क्लब है ना, वो उनका अपना ही क्लब है। करोड़ों का बिजनेस है उनका। वहां पर तो बहुत रईस लोग आते हैं। अब तुम खुद ही सोचो, जो लड़की इतना बड़ा क्लब चला रही है, वो लड़की कितनी पैसे वाली होगी। अच्छा ठीक है माँ, क्या आपके पास उसकी कोई तस्वीर है क्या, जिससे मैं उस लड़की को पहचान पाऊँ? अरे बेटा, वो बहुत रईस खानदान की बेटी है। तो तुम फेसबुक या इंस्टाग्राम पर उसका नाम सर्च करो, तो तुम्हें उसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। फिर राजीव अपना मोबाइल निकालता है और इंस्टाग्राम पर नैन्सी की प्रोफाइल चेक करने लगता है। ये देखो माँ, यही है ना नैन्सी? पर ये तो बहुत मॉडर्न लग रही है। पर कोई बात नहीं, आपके कहने पर मैं एक बार उससे मिल लेता हूँ। फिर शाम होते ही राजीव क्लब के बाहर पहुंच जाता है और वो नैन्सी के आने का इंतजार कर रहा होता है। बस कुछ देर और। नैन्सी ने अपने आईडी पर लोकेशन डाली है कि वो यहीं पर आने वाली है। तो देखो तो सही, आखिर कौन है वो लड़की जिसके लिए माँ इतनी परेशान हुए जा रही है। तभी एक आलीशान कार आकर उसके सामने रुक जाती है और उसमें से नैन्सी और कुछ आवारा लड़के बाहर आते हैं। नैन्सी उन लड़कों को गले लगाकर बातें कर रही होती है और उन्हीं लड़कों के साथ वो क्लब के अंदर चली जाती है। और ये दृश्य देखकर राजीव के तो होश उड़ जाते हैं और गुस्सा होकर राजीव घर लौट आता है। अरे क्या हो गया बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं माँ, वो लड़की मेरे टाइप की है ही नहीं। अरे वो तो लड़कों को गले लगाकर मिल रही थी और एक लड़के के साथ वो हाथ में हाथ डालकर क्लब के अंदर चली गई। अरे बेटा, वो मॉडर्न लड़की है और ऐसी लड़कियां तो अक्सर फ्रेंडली ही होती हैं। अरे वो उनका दोस्त होगा ना, या फिर भाई भी तो हो सकता है। नहीं माँ, वो उसका कोई भाई नहीं था। और अगर कोई दोस्त भी हो, फिर भी मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं चाहिए जो किसी लड़की के साथ इस तरह से रहे। और इसीलिए मुझे ये शहर की लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद। और अब मैं इस बात पर कोई बहस नहीं करना चाहता। मैंने पूजा को ही अपनी पत्नी मान लिया है और मैं उसी के साथ शादी करूंगा। इतना कहकर राजीव अपने कमरे में चला जाता है और शांति देवी गुस्से में बैठी रहती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आखिर वो दिन आ ही जाता है। अरे शांति, जरा जाकर देखो तो सही, बड़ी बहू अभी तक मंडप में क्यों नहीं आई? मुहूर्त निकला जा रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर देखती हूँ। शांति देवी कमरे की ओर बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलती है, उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहां पर पूजा होती ही नहीं। फिर शांति देवी तेजी से भागकर मंडप की ओर आती है। अरे क्या हुआ शांति, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? वो कमरे के अंदर पूजा है ही नहीं, लगता है कि वो भाग गई है। ये तुम क्या कह रही हो? शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है और वो यहाँ से ऐसे कैसे जा सकती है? इसीलिए तो मैं कहती थी कि आपको ऐसी लड़की को चुनना ही नहीं चाहिए था। अब देखो हमारा क्या होगा। पूरी सोसाइटी में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पूरे मंडप में सन्नाटा छा जाता है और सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं और शांति देवी के मन में अपनी जीत की उम्मीद जागने लगती है। सभी लोग परेशान होते हैं कि उतने में पूजा वहां पर लाल जोड़े में भागती हुई आती है। ये देखो जी,
आ गई आपकी लाडली बहू शादी के जोड़े में। अरे आखिर तुम गई कहाँ पर थी? हाँ बेटा, तुम इस तरह से बिना बताए कहाँ चली गई थी? हम लोग तो बहुत परेशान हो गए थे। इसी शादी के मंडप से कोई जाता है क्या? माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन जब हमारी शादी राघव से तय हुई थी, तभी मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर ये मुझे पति के रूप में मिल जाएंगे, तो मैं अपने कुलदेवी की यहाँ पर जाकर माथा टेकूंगी। इसलिए शादी से पहले मैं वहीं पर चली गई थी। और उस वक्त अगर मैंने किसी से कुछ भी कहा होता, तो वो कुलदेवी का अपमान होता। इसीलिए मैं चुपचाप चली गई। अब छोड़ो इन बातों को। और मैं भी इस नियम को जानता हूँ कि कुलदेवी की मन्नत शादी के दिन ही पूरी की जाती है। अब चलो, शादी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, तो शादी की रस्में शुरू करते हैं। धूमधाम से उन चारों की शादी पूरी हो जाती है। और जब वो लोग शांति निवास पहुंचते हैं, तभी शांति देवी आरती की थाल और कलश लिए खड़ी रहती है। ओ माय गॉड मम्मी जी, ये सब क्या है? आप एक टिपिकल और पुरानी ख्यालत वाली रीति रिवाज क्यों कर रहे हो? आपको तो पता है ना कि मुझे ये सब बोरिंग रस्में बिल्कुल नहीं पसंद। अरे बहू, यहाँ पर बात पसंद की नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों की परंपराओं की है। और नई बहू का स्वागत तो ऐसे ही होता है ना। और तुम तो बस एक ही विधि कर लो, फिर इसके बाद तो हम भी इन सब पर यकीन नहीं करते। शांति देवी अपनी छोटी बहू संध्या का बड़े ही प्यार से गृह प्रवेश कराती है। और संध्या राहुल के साथ अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन जैसे ही राघव और पूजा आगे बढ़ते हैं, शांति देवी वहां से जाने लगती है। ये क्या है शांति, तुम में से कैसी जा रही हो? अरे ये तुम्हारा बड़ा बेटा और बहू है, तो इनका गृह प्रवेश कराओ। मुझे ये लड़की बहू के रूप में बिल्कुल नहीं पसंद। आप लोगों की पसंद है ना, तो आप ही इसका गृह प्रवेश कराओ। मैं तो ये सब बिल्कुल नहीं करने वाली। शांति देवी पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है, जिस कारण पूजा को बहुत बुरा लगता है। राघव जी, माँ जी मुझे पसंद क्यों नहीं करती? मुझसे ऐसे क्या गलती हो गई कि वो मुझसे इतनी नफरत करती है? ये सब कुछ भी नहीं है पूजा, और तुम चिंता मत करो। माँ को शहर की एक पढ़ी लिखी मॉडर्न बहू चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, समय के साथ वो तुम्हें पसंद करने लगेगी। और बहू, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? जाने दो तुम्हारी सास को, मैं हूं ना यहाँ पर। मैं तुम्हारा गृह प्रवेश कराऊंगा। फिर विश्वनाथ अपनी बहू पूजा का गृह प्रवेश कराता है। फिर अगली सुबह पूजा 5 बजे उठकर नहा धोकर अपने कामों में जुट जाती है। तभी वहां पर शांति देवी भी आती है। अरे ये क्या, इतना वक्त हो गया है, पर अभी तक ये काम वाली बाई क्यों नहीं आई? आज बहू की पहली रसोई की रस्म है, और इस पर इस काम वाली ने छुट्टी ले ली। अब घर में इतने सारे काम मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? फिर शांति संध्या के कमरे में जाती है, जहां संध्या गहरी नींद में सो रही होती है। सब ठीक तो है ना माँ? और आप यहाँ पर इस वक्त? हाँ बेटा, आज पहली रसोई है ना, तो बहू को जल्दी उठना चाहिए। पर यह है कि अभी तक उठी ही नहीं। रहने दीजिए ना माँ, शादी की भागदौड़ में बहुत थक गई है ये, तो इसे थोड़ा आराम करने दीजिए। चलिए, हम दोनों बाहर चलते हैं। राहुल और शांति देवी दोनों बाहर चले जाते हैं। तभी संध्या के कमरे में से आवाज आती है। राहुल, मेरे सर में बहुत दर्द है, प्लीज मेरे लिए एक कप स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी लाओ, और साथ में एक ग्रिल सैंडविच भी बना कर लाओ। ठीक है संध्या, मैं अभी बना कर लाता हूँ। अरे ये सब तो खुद बहू को करना चाहिए था ना, और आज तो उसका पहला दिन है, तो ये काम तो उसे ही करना चाहिए ना। जाने दो ना माँ, आप इतना मत सोचिए, उसे एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। और रही बात इस सैंडविच और ब्लैक कॉफी की, तो मुझे इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। राहुल रसोई में जाता है। तभी वहां पर पूजा आती है। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है, तो बताइए कि मैं खाने में क्या क्या बना दूं? देख लड़की, अपना ये ढोंग करना बंद कर, और मेरी रसोई में कदम रखने की कोशिश भी मत करना।
ऊपर भी एक रसोई बनी हुई है, तो वही जाकर अपना खाना बनाओ। तुम्हें नीचे आने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप क्या कह रही हो मम्मी जी? शादी के बाद आज ही मेरा पहला दिन है, और आज के दिन तो बहू के हाथ का खाना सभी लोग खाते हैं। आप गुस्सा मत करिए ना, मैं खाना बहुत ही अच्छा बनाती हूँ। खबरदार जो मेरी रसोई में कदम भी रखा तो। अरे ये क्या देवर जी, आप खाना बना रहे हो और देवरानी जी कहाँ पर हैं? दरअसल भाभी, वो अभी तक सो रही हैं। अरे चुप कर राहुल, तू काम कर। और तू लड़की, तू यहाँ से चली जा और फिर नीचे आने की कोशिश भी मत करना। शांति देवी के कहने पर पूजा अपने कमरे में चली जाती है। क्या हुआ पूजा, तुम रो क्यों रही हो? देखिए ना राघव जी, माँ जी मुझे नीचे रसोई में जाने ही नहीं दे रही। देवर जी भी खुद नाश्ता बना रहे हैं, और माँ कहती है कि वो मेरे हाथ का खाना नहीं खाएगी। देखो पूजा, तुम यूँ छोटी छोटी बातों को अपने दिल से मत लगाओ, और जल्दी ही मुझे कुछ खिला दो। मुझे ऑफिस जाना है। अच्छा ठीक है, आप तैयार हो जाइए, तब तक मैं फटाफट आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। फिर पूजा राघव को खाना खिलाती है, और उसे खाकर राघव ऑफिस चला जाता है। सुबह के 11 बज रहे होते हैं, पर मॉडर्न बहू संध्या अब तक सो ही रही होती है। अरे क्या हो गया शांति, तुम आज बहुत ही परेशान दिख रही हो। लगता है तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। और ये क्या, घर में अभी तक झाड़ू भी नहीं लगा है। आज काम वाली बाई नहीं आई क्या? नहीं ना, वो तो आज आई ही नहीं। चलो अच्छा है, उसी बहाने हमें छोटे बहू के हाथ का नाश्ता खाने को मिलेगा। तो क्या बनाया है उसने आज? उसने कुछ भी नहीं बनाया। चाय नाश्ता तो राहुल ने ही बना दिया, तो मैंने उसमें से ही एक सैंडविच खा लिया। ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो सैंडविच कभी नहीं खाती, फिर आज कैसे खा लिया? जाकर बहू से बोल दो कि कुछ खाने के लिए बना दे। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है जी, मैं अभी जाकर बोलती हूँ। फिर शांति संध्या के कमरे में आती है। अरे उठ जाओ बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। ओह गॉड मम्मी जी, प्लीज, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, इसलिए आप चली जाइए यहाँ से। और अगर किसी को भूख लग रही है तो काम वाली बाई को बोल दीजिए ना, वो मैनेज कर लेगी। इतना कहकर संध्या वापस सो जाती है। लगता है कि आज हमें खाना नहीं मिलने वाला। ये संध्या बहू तो अब तक सो रही है। तभी वहां पर पूजा आती है और खाने की थालियां उन दोनों के सामने रखती हैं। ये लीजिए पापा जी, मैंने आप दोनों के लिए ये खाना बनाया है। मूंग दाल का हलवा, मटर पनीर की सब्जी, पुलाव और ये लच्छे पराठे। खाकर देखिए कैसा बना है ये। अरे वाह बहू, मेरा तो इसे देखकर ही पेट भर गया। जैसे ही विश्वनाथ वो खाना खाता है, उसे बहुत खुशी मिलती है। मानना पड़ेगा बहू, तुम्हारे हाथों में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है। इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। अरे मैं तो उस कामवाली के हाथ का खाना खा खा कर थक गया था, पर आज तो इसे खाकर मुझे ये लग रहा है कि मैं अपने गांव का ही खाना खा रहा हूँ। अरे शांति, तुम भी खाकर देखो ना। नहीं नहीं, इस देहाती गवार के हाथ का खाना मुझे बिल्कुल नहीं खाना। और अगर मुझे खाना खाना ही है तो मैं अपनी उस मॉडर्न बहू के हाथ का ही खाना खाऊंगी, जिसे मैंने पसंद किया है। इस तरह से शांति देवी कुछ बिना खाए ही वापस अपने कमरे में चली जाती है, और पूजा की आंखों में उदासी छा जाती है। पापा जी, मम्मी जी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? तुम चिंता मत करो बेटा, ये तो इसकी आदत है। मैंने पूरे 30 साल इसके साथ बिताए हैं, तो मुझे तो इसकी हरकतों की आदत हो गई है। और अब से तुम रोया मत करो, क्योंकि कुछ ही दिनों में तुम्हें भी इसकी आदत हो जाएगी, और इसकी बातें तुम्हें संगीत की तरह लगने लगेगी। विश्वनाथ वो पूरा खाना मजे से खाता है। कई घंटे बीत जाते हैं, दोपहर होने को आती है, पर संध्या अभी तक सोई ही रहती है। लगता है मुझे खुद ही खाना बनाना पड़ेगा। घुटने का दर्द और ऊपर से ये भूख। चलो, जैसे तैसे करके मुझे खाना तो बनाना ही पड़ेगा।
शांति देवी जैसे तैसे करके जला भुना हुआ खाना बनाती है और वो सोफे पर बैठकर खाने ही वाली होती है कि तभी वहां पर उनकी पड़ोसन आ जाती है और थाली में जला हुआ खाना देखकर हैरान रह जाती है। अरे शांति, लगता है आज का खाना तुमने ही बनाया है। अरे तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए हैं और अब तो तुम्हारे बेटों की भी शादी हो गई है, पर तुम्हें अभी तक खाना बनाना आता ही नहीं। और तुम्हारी थाली देखकर तो ये लग रहा है कि तुम्हारी छोटी बहू की अभी तक गुड मॉर्निंग हुई ही नहीं है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, माना कि ये उनकी पहली रसोई है, पर वो बहुत थक गई होगी ना, इसीलिए नहीं उठ पाई। पर कल से वो सारे काम वक्त पर करेगी, देखना तुम। अरे पर इस घर की हालत तो देखो, सुबह से झाड़ू तक नहीं लगा है। और शांति बहन, तुम्हारा घर तो हमेशा चमकता रहता है, पर बहू के आते ही घर के तेवर ही बदल गए। और तुम्हारी बड़ी बहू कहाँ पर है? सुना ही कि तुम उसे पसंद नहीं करती। अरे वो तो अपने कमरे में ही है, और मेरी छोटी बहू नहा धोकर फ्रेश हो रही है, और वो आकर मेरे लिए वेस्टर्न खाना बनाएगी, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर। अरे यही तो मुझे सब पसंद है, पर अभी मुझे बहुत भूख लगी थी ना, इसीलिए मैं सादा ही खाना खा रही हूँ। तभी संध्या अपने कमरे से छोटे और वेस्टर्न कपड़े पहनकर बाहर आती है और वो उनके सामने टेबल पर पैर रखकर वही बैठ जाती है। ओह गॉड मम्मी जी, आई एम सो थर्स्टी। मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, तो मेरे लिए एक गिलास चिल्ड वाटर लेकर आइए। अरे ये क्या शांति बहन, ये तुम्हारी मॉडर्न बहू है, एक नई नवेली बहू, और उसने ऐसे कपड़े पहने हैं। और देख तो, तुम्हारे खाने के टेबल पर सैंडल रखकर बैठ गई है तो। छी 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 छी, क्या यही तुम्हारी मॉडर्न सोच थी? अच्छा हुआ जो मैंने अपने बेटे के लिए ऐसी बहू नहीं ढूंढी। ओ आंटी जी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आपको दूसरों के घर में झांकने की क्या जरूरत है? अगर मुझे ये कपड़े पसंद है तो आपका क्या जाता है? मेहमान बनकर आती है और घर वालों की शिकायत करती है। देखिए, आइंदा से कुछ भी कहने से पहले 1000 बार सोच लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख रही है ना शांति, अपनी बहू की ये लंबी जबान। इनफ आंटी, अब आप यहाँ से जा सकती हो। जस्ट लीव। ना तो चाय के लिए पूछा, ना ही नाश्ते के लिए, ऊपर से इतनी बेइज्जती। नहीं नहीं, मैं तो अभी यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी। कुसुम जाने ही वाली होती है कि तभी वहां पर पूजा हाथ में चाय और नाश्ता लेकर आती है। ये देखिए काकी, मैं आपके लिए क्या क्या लेकर आई हूँ, लीजिए ना। अरे पर तुम तो ऊपर रहती हो ना, तो तुम्हें कैसे पता चला? अब थोड़ी बहुत आवाज तो आती ही है ना। और मेरी माँ कहा करती थी कि घर आए मेहमान को बिना पानी के नहीं जाने देना चाहिए। और आपको देखते ही मैं ऊपर नाश्ता बनाने लग गई, इसीलिए थोड़ा वक्त लग गया। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचा था। और शांति बहन, अच्छा हुआ जो तूने मेरे कहने पर इस बहू से रिश्ता नहीं तोड़ा। देख तो कितनी संस्कारी है ये। और एक तुम्हारी ये मॉडर्न बहू जो पूरे संस्कार बेच खाई है। और बेटा, मैं तुम्हारे हाथ का नाश्ता करने फिर कभी आऊंगी, पर अभी नहीं हो, क्योंकि इतनी बेइज्जती होने के बाद तो मैं यहाँ पर खा ही नहीं पाऊंगी। ये सब क्या है पूजा? मुझसे बिना पूछे कुसुम के लिए चाय नाश्ता लाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? पर मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? घर आए मेहमान की सेवा करना तो हमारा धर्म होता है ना। चुपचाप अपने कमरे में जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। पूजा अब अपने कमरे में चली जाती है। देखो संध्या, मैं जानती हूँ कि तुम एक मॉडर्न लड़की हो, लेकिन आज तुम्हें उस कुसुम के सामने मेरी इज्जत रखनी चाहिए थी। अरे मेरी इस कॉलोनी में बहुत इज्जत है, और आज की तुम्हारी इस हरकत के बाद पूरे मोहल्ले में मेरा नाम खराब हो जाएगा। अरे तुमने तो आज सुबह का नाश्ता भी नहीं बनाया, ऊपर से ये ऐसे कपड़े पहनकर टेबल पर पैर रखकर बैठ गई। देखिए मम्मी जी, आई एम नॉट योर मेड। हाँ, मैं यहाँ पर बहू बनकर आई हूँ, आपकी कोई नौकरानी नहीं। आपको ही मॉडर्न बहू चाहिए थी ना,
तो ये सब तो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज माई लाइफ स्टाइल। अच्छा ठीक है बहू, अब जो हुआ सो हुआ, पर अब तो मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। ओ प्लीज मम्मी जी, बस बहुत हो गया। मुझे आपकी इन बकवास बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। पर तुम्हारी माँ ने ही उस दिन कहा था ना कि तुम्हें तो सब कुछ बनाना आता है। उन्होंने आपसे झूठ बोला था ताकि मेरी इस घर में शादी हो जाए, पर मुझे कुछ भी नहीं आता। संध्या गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और संध्या और शांति देवी के बीच में नोकझोंक बढ़ती ही जाती है। वो बाहर वालों के सामने संध्या का ही पक्ष लेती है और पूजा को खूब नीचा दिखाती है, लेकिन संध्या दिन ब दिन और बदतमीज हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जब राहुल ऑफिस से घर लौटता है, तभी देखो राहुल, अब बस बहुत हो गया ये सब। अब मैं और इस फटीचर वाले घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। तुम्हारी माँ की ये ओल्ड फैशन चिक चिक मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए अब ये घर मुझे छोड़कर जाना है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो संध्या? ये घर तो हमारा ही है ना, और इसे छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? देखो राहुल, मैं यहाँ पर तभी रुकूंगी जब मम्मी जी मुझे किसी भी चीज में टोकना बंद कर देगी, नहीं तो मैं ये घर अभी के अभी छोड़कर चली जाऊंगी। संध्या की ये बातें सुनकर राहुल गुस्से में बाहर आता है। अरे क्या हुआ बेटा, बहू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? ये सब आपके ही कारण हो रहा है माँ। देखिए, अगर आपको एक मॉडर्न बहू चाहिए थी तो आप भी थोड़ा मॉडर्न बन जाइए ना। हर वक्त उसे कितना टोकती रहती हो आप। मैं ऑफिस से थका हारा घर आता हूँ और यहाँ आकर भी यही सब सुनता हूँ। जरा मेरे बारे में भी तो सोचिए ना। पर बेटा, मैंने तो आज उसे कुछ भी नहीं कहा, और कई दिनों से काम वाली भी नहीं आ रही, तो जैसे तैसे सारे काम मैं खुद ही कर रही हूँ। देखो माँ, अब मुझे इस घर में और किचकिच नहीं सुननी। जरा शांति रखो इस घर में। राहुल परेशान होकर चला जाता है और सबकी बातें सुन सुनकर और अकेले काम करने के बोझ से शांति देवी बीमार पड़ने लगती है। वो पूरी रात सो ही नहीं पाती, जिस कारण अगले दिन उसे बुखार हो जाता है। अरे ये क्या शांति, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ। लेकिन आप काढ़ा कैसे बनाओगे? आपको तो गैस तक जलाना नहीं आता। जाने दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे कुछ भी ना करो। रुको, मैं छोटी बहू को बोलता हूँ, शायद वो बना दे तुम्हारे लिए। उतने में संध्या जिम के कपड़े पहनकर हाथ में अपनी प्रोटीन शेक की बोतल लेकर आती है। अरे आप अब तक सो रही हो मम्मी जी? उठिए और मेरे लिए एक हेल्दी सलाद बना दीजिए। मुझे जिम जाना है। बैठे बैठे मेरा फैट बढ़ता ही जा रहा है, और मुझे अपनी बॉडी शेप बिगाड़ने का बहुत डर है। इसीलिए मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है, बिकॉज आई नीड अ परफेक्ट लुक। बहू, अपनी सास से बात करने का ये क्या तरीका है? इसे तेज बुखार है, और तुम हो कि इसकी सेवा करने की जगह पर इनसे अपना डाइट चार्ट फॉलो करवा रही हो। जाकर अपनी सास के लिए काढ़ा बनाओ। सीरियसली पापा जी, मैं यहाँ पर कोई मेड या फिर कुक नहीं हूँ। अरे मैंने तो आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि मुझसे ये सब पुराने जमाने वाले काम नहीं होने वाले। और अगर आपको मुझे यहाँ पर कंफर्टेबल रखना है तो ये सारे काम तो मम्मी जी को ही करने पड़ेंगे, क्योंकि इन्हें जेठानी जी के हाथ का कुछ भी नहीं चलता ना। और मैं तो ये सब काम बिल्कुल नहीं करूंगी, इसीलिए ये बीमार होने का नाटक मुझ पर मत चलाइए। बस बहुत हो गया। अरे इतने दिनों से मैं चुप था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहे वो बोलो। अरे ऐसी मॉडर्न बहू का क्या फायदा जो एक काढ़ा तक नहीं बना सकती। तुम चिंता मत करो शांति, मैं पूजा बहू को जाकर बोलता हूँ। अरे नहीं जी, मैंने उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है, तो मैं किस मुंह से उसके हाथ का काढ़ा पीऊंगी? तभी वहां पर पूजा आती है
और उसके हाथ में काढ़ा और सरसों का तेल भी होता है। बहू तुम? हाँ पापा जी, ये मैंने माँ जी के लिए काढ़ा बनाया है और ये तेल भी लेकर आई हूँ मैं। अगर माँ जी इसे पियेंगी तो एकदम स्वस्थ हो जाएंगी। पर बहू, हमने तो तुम्हें कुछ भी नहीं बताया था। हाँ तो क्या हुआ पापा जी? किसी की तकलीफ जानने के लिए उसे चेताना जरूरी थोड़ी ना होता है। अब शांति देवी की आंखों में पश्चाताप के आंसू आते हैं। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा ही गलत व्यवहार किया है, पर आज तो तुम बिना कहे ही मेरा इतना ख्याल रखने आ गई। हाँ मम्मी जी, क्योंकि आप हमसे बड़ी हो और बड़ों की बातों का हम बुरा नहीं मानते। पूजा बड़े ही प्यार से शांति देवी की सेवा करती है और एक दो दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। मुझे माफ कर दीजिए जी। आज अगर मेरी बहू पूजा नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। देखा ना शांति, इसीलिए कहते हैं कि बहू हमेशा संस्कारी रहनी चाहिए, ना कि सिर्फ दिखावे के लिए मॉडर्न होनी चाहिए। हाँ जी, आपने तो मेरी सोच ही बदल दी और मेरे लिए पूजा बहू ही सबसे बेस्ट और प्यारी बहू है। साक्षी के ससुराल में वो अपनी तीन जेठानियां वर्षा, ज्योति और नेहाल के साथ रहती है। उन तीनों के मुकाबले साक्षी काफी ज्यादा मॉडर्न होती है। ऐसे ही एक रोज, अरे कहाँ मर गई थी तुम सब? जल्दी से तैयार हो जाओ बहू। माँ जी, हम तीनों तो तैयार ही हैं, पर आपकी सबसे छोटी बहू का कोई अता पता है ही नहीं। हे राम! अरे ओ साक्षी बहू, जल्दी आओ ना, वरना शादी के लिए लेट हो जाएगा। तीनों बहुओं ने साड़ियां पहनी होती है, लेकिन साक्षी इंडो वेस्टर्न लुक लेकर आती है, जिसे देखकर सास चंदा काफी भड़क जाती है। अरे ओ निकम्मी, ये क्या तरीका है? अगर ऐसे कपड़े पहनकर जाओगी तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? पर माँ जी, इन कपड़ों में क्या ही बुराई है? और ये तो एक इंडो वेस्टर्न लहंगा है और ये कपड़े मुझ पर अच्छे भी लग रहे हैं। वो जो भी हो, अरे आग लगे तेरे इंडो वेस्टर्न लहंगे को। अरे साधारण सा लहंगा या फिर साड़ी पहन सकती थी ना तू, लेकिन नहीं, तेरे अंदर तो बहुत मस्ती है। देख, तू यहाँ पर नई नई आई है तो तुझे ये बातें समझनी होगी कि अगर तू इस घर में रहना चाहती है तो तुझे यहाँ के तौर तरीकों के साथ ही रहना होगा। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। और तुम तीनों क्या सोई रहती हो क्या? इसे कुछ सिखाती हो कि नहीं तुम तीनों? अरे माँ जी, अब हम क्या ही बोले? अरे ऐसे बोलकर थोड़ी ना चलता है। तुम तीनों इसकी जेठानियां हो, तो तुम नहीं बोलोगी तो कौन बोलेगा इसे? अच्छा ठीक है माँ जी, अब से हम इस बात का ध्यान रखेंगे। अब चलो। ये सब राज दूर से देख लेता है और जब साक्षी वापस कमरे में आती है तभी, नहीं साक्षी, तुम्हें ये कपड़े बदलने की कोई जरूरत नहीं है। रुक जाओ, मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। नहीं राज, ऐसा कुछ भी मत करना। और देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी फैमिली की इज्जत करना, ये तो मेरा फर्ज है ना। आई नो कि माँ जी गलत है, उन्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए, लेकिन वो पुरानी ख्यालात वाली है ना, और ऐसे लोगों को बदल कर भी नहीं बदला जा सकता। इसलिए हमारा उन्हें कुछ भी समझाने से कोई फायदा नहीं होगा। वो नहीं समझने वाली राज। तो मेरे प्यार के लिए तुम अपनी सारी ख्वाहिशों को दबाओगी क्या? ऑलरेडी तुम जानती ही हो ना कि तुम्हारा सबसे बड़ा सपना यानी मॉडल बनना है, वो भी चुपके से पूरा कर रही हो। अरे घर में तो इस राज के बारे में कोई जानता भी नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं ना, समय आने पर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। देखना तुम, और इतना सोचो मत ना। और नॉर्मल साड़ी पहनकर जाने में भी मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी इंडो वेस्टर्न लहंगे में हूँ। आफ्टर ऑल सारी बात मेरी खुशी की ही है ना। सो आई एम रियली हैप्पी राज। ठीक है साक्षी, अगर तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं हो रही तो मैं माँ से कुछ भी नहीं कहूंगा। असल में राज के प्यार और परिवार की इज्जत के लिए साक्षी चुपके से अपना मॉडलिंग करियर पूरा कर रही होती है और इन सब में राज उसकी मदद कर रहा होता है।
पर ससुराल वाले इस सब से बेखबर होते हैं। ऐसे ही एक रोज, सुनो ना राज, आज मेरा ऑडिशन है और मेरा वहां पर पहुंचना बहुत जरूरी है। इतने दिनों से मैंने इस दिन के लिए चीतोड़ मेहनत की है। तो फिर जाओ ना, यहाँ पर सब कुछ मैं संभाल लूंगा। और वैसे भी आज मेरे ऑफिस की छुट्टी ही है। बात वो नहीं है राज, माँ जी कह रही है कि घर पर ही रुको। आज कोई पूजा है ना, जिसमें चारों बहुओं का शामिल होना बहुत जरूरी है। क्या? हाँ राज, मैं तो बुरी तरह फंस गई हूँ और अब मैं उन्हें मना भी तो नहीं कर सकती। अरे कोई बात नहीं ना, कर दो उन्हें मना। कह दो कि किसी फ्रेंड के घर पर इमरजेंसी आ गई है, इसीलिए तुम्हें जाना ही पड़ेगा। नो राज, मैं उनकी बात को नहीं टाल सकती। देखो साक्षी, तुम्हें समझना होगा, इस तरह अगर तुम ससुराल और अपने करियर के बीच में हर बार ससुराल की जिम्मेदारियों को महत्व देती रहोगी, तो तुम एक मॉडल कैसे बन पाओगे? और इन सब का एक ही सॉल्यूशन है। जो काम मुझे शादी के पहले दिन ही कर देना चाहिए था, वो अब मुझे करना होगा। मैं अभी जाकर माँ और बाकी घर वालों को सब सच बता देता हूँ कि तुम मॉडलिंग कर रही हो। नहीं राज, ऐसा कुछ भी मत करना। ये तुम क्या बोल रही हो साक्षी? अगर यूं ही सब कुछ चलता रहा तो तुम कभी भी मॉडल नहीं बन पाओगी। तुमने शादी के समय भी मुझे चुप करा दिया था और अब भी तुम यही कह रही हो। और मुझे पता है कि मेरे घर वाले तुम्हारी मॉडलिंग करियर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी तुम अपने सपने पर मेहनत करना मत छोड़ना। नहीं राज, दूसरों का दिल दुखाकर मैं कोई भी काम नहीं करना चाहती। जिस दिन मैं मॉडल बनूंगी, उस दिन पूरा ससुराल और मायका मेरे लिए गर्व महसूस करेगा। देखना तुम। लेकिन अभी उन्हें बताने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और हमारे देश में तो मॉडलिंग करियर को एक बड़े ही अजीब नजरिए से देखा जाता है। उनका मतलब केवल छोटे कपड़े पहनना, मेकअप करना और रैंप वॉक करना यही होता है। लेकिन एक मॉडल की प्रतिभाषा काफी अलग होती है और वो ये लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग भी है कि जिस दिन मेरा सपना पूरा हो जाएगा, उस दिन कोई कुछ भी नहीं बोल पाएगा और सभी लोग मुझे खुशी खुशी अपना भी लेंगे। तुम्हारी बात सही है साक्षी, लेकिन इस पूरे सफर में तुम्हें ना जाने कितनी मुश्किलों का सामना करना होगा। वो मंजिल ही क्या जो मुश्किलों को पार करके हासिल ना की जा सके। सफर में मुश्किलें तो होंगी ही ना, तभी तो मंजिल तक पहुंचने का मजा आएगा। फिर आज मैं पूजा में बैठूंगी और अब सीधे 1.5 महीने के बाद वाले ही ऑडिशन में जाऊंगी। पर साक्षी, पूरा 1.5 महीना लेट? प्लीज ऐसा मत करो और माँ को कोई बहाना दे दो। अरे कोई बात नहीं राज, इट्स ओके। माना कि मुझे इस सपने को साकार करना है, पर हर एक जिम्मेदारी को निभाते हुए और इसे पूरा करते हुए मैं किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहती। इस तरह से साक्षी ऑडिशन में जाने की जगह पर अब घर की पूजा में ही बैठ जाती है। ऐसे ही एक रोज, क्या बात है साक्षी, आज तो तुम टीवी देख रही हो? हाँ दीदी, अब सारा काम खत्म हो गया है तो थोड़ा टाइम पास के लिए ही बैठ गई। अच्छा, लेकिन साक्षी, तुम जब देखो तब ये मॉडल वगैरह का ही शो देखती रहती हो। मेरा मतलब हम सब तो टीवी पर केवल सास बहू के ही कार्यक्रम देखते हैं, और तुम तो बड़े अटपटे से कार्यक्रम देखती हो, वो भी कभी कभार नहीं, हर बार। हाँ दीदी, मुझे ये सब देखना बहुत पसंद है। और ऐसा नहीं कि मैं सास बहू के कार्यक्रम नहीं देखती, वो भी देखती हूँ मैं। लेकिन ज्यादातर मैं इस तरह के ही कार्यक्रम देखती हूँ। बढ़िया है। वैसे कल हम तीनों बाहर जा रहे हैं, थोड़ी खरीदारी भी करेंगे। सरोजनी मार्केट में जाएंगे हम, और आते आते थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। बहुत मजा आएगा वहां पर। कल? हाँ कल। क्यों, क्या हुआ साक्षी? कल तुम्हें कोई काम है क्या? हे भगवान, कल तो मुझे कॉस्ट्यूम सिलेक्शन के लिए बाहर जाना था, और वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। लेकिन अपनी जेठानियों के साथ बॉन्डिंग बनाना भी बहुत जरूरी है मेरे लिए। पर अब मैं करूँ तो क्या करूँ? क्या हुआ साक्षी, इतनी सोच में क्यों पड़ गई तू?
तो चलोगी ना तुम हमारे साथ कर? हाँ दीदी, मैं जरूर चलूंगी आपके साथ। बहुत खूब। हम तुम्हें कल सब बता देंगे। फिर उस हिसाब से अपने हिस्से का काम निपटा देना तुम। ठीक है दीदी। साक्षी अपना कॉस्ट्यूम सिलेक्शन का काम उसी दिन कर देती है और फिर अगले दिन वो अपनी जेठानियों के साथ बाहर चली जाती है। अब ऐसे ही एक रोज ज्योति देखती है कि राजू और साक्षी दोनों दोपहर के सन्नाटे में घर में कुछ सामान लेकर आ रहे हैं और वो उसे अपने कमरे में कहीं छुपा दे रहे हैं। अच्छा हुआ जो हॉल में कोई भी नहीं था, वरना आज तो बड़ी ही मुसीबत हो जाती। हाँ साक्षी, वरना हम अगर घर पर कुछ भी लेकर आते हैं तो माँ या फिर तीनों भाभियाँ उस सामान को खोलकर चेक जरूर करती हैं। हाँ राज, जानती हूँ मैं। पर अगर घर वालों में से किसी ने भी इस सामान को देख लिया तो एकदम बवाल मच जाएगा। बाप रे, ये ऐसा कौन सा सामान लेकर आए हैं? फिर ज्योति ये बात जाकर वर्षा और निहाल को बताती है और वो तीनों अब गहरी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर देवरानी के कमरे के सामान का राज क्या है। हो ना हो, मुझे तो पहले दिन से ही हमारी देवरानी में कोई गड़बड़ सी लग रही है, जैसे मानो वो हमसे कुछ छुपा रही हो। लेकिन ऐसा क्या ही होगा उन थैलियों में? देख ज्योति, तूने सही खबर तो लाई है ना? अगर ये खबर झूठी निकली तो तेरी खैर नहीं। हाँ ज्योति, तू अक्सर मोहल्ले की भी आधी सुनी सुनाई बातें छोटी मोटी खबरें लेकर आती है, पागल कही की। अरे नहीं बाबा, और मैं झूठ क्यों बोलूंगी? और देखो, अगर कोई मामूली सामान होता तो वो दोनों आपस में इतना हवा बनाकर बातें नहीं करते। जरूर कुछ तो कांड है, इसलिए वो दोनों आपस में इस तरह से बतिया रहे थे। अब उन तीनों को भी उस सामान को जानने के लिए उत्सुकता होती है। फिर ऐसे ही एक रोज, अरे साक्षी, तुमने रसोई का भी बहुत काम कर दिया है, तो जाओ, जाकर थोड़ा आराम कर लो और ये पूरे घर की सफाई मैं कर देती हूँ। अरे नहीं दीदी, पूरे घर की सफाई है तो आप मत कीजिए। वैसे भी कल ही आपने छत और आंगन की सफाई की है, तो ये काम मैं ही कर देती हूँ। अरे नहीं साक्षी, कोई बात नहीं। वैसे भी कल को उस काम के करने के बाद अब तक मैंने केवल आराम ही किया है। पर तुम कब से काम ही करती आ रही हो, इसलिए जाओ, जाकर थोड़ा आराम करो। पर दीदी, अरे अगर वो सामने से इतना कह रही है कि जाकर थोड़ा आराम कर लो तो कर लेना। क्यों इतना नानुकुर कर रही है? आराम करना पसंद नहीं है क्या तुझे? और अगर इतना ही काम करने का पागलपन है तो घर के छोटे से लेकर बड़े तक का हर एक काम तो खुद ही कर और अपनी जेठानियों को हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी दे दे। अरे नहीं माँ जी, मैं तो वो। अब बकरी की तरह मैं मत कर और जाकर थोड़ा आराम कर ले। नसीब वाली है तू जो तुझे तीनों जेठानियां इतनी दिलदार मिली हैं, वरना एक मेरी जेठानियां थी, वो तो मेरे साथ साथ से भी बदतर पेश आती थी और मैं बेचारी उनका अत्याचार सह भी लेती थी। ठीक है माँ जी, चली जाती हूँ मैं। अब साक्षी अपने कमरे में आराम करने जाती है और उसी का फायदा उठाते हुए नेहल उसके कमरे में झाड़ू पोछा लगाने पहुंच जाती है। पर उतने में साक्षी उठकर उसे रोक लेती है। अरे रुक जाइए दीदी, इसमें कुछ पर्सनल सामान है जो मैं आपको नहीं दिखा सकती। अरे पर साक्षी, तुम तो अभी सो रही थी ना, फिर तुम्हारी आँख कैसे खुल गई? आपके आने से आहट हुई दीदी, और मैं तो बस देख ही रही थी लेटे लेटे। उतने में देखा कि आप ये सामान छूने जा रही हो। लेकिन आखिरकार है क्या इन थैलियों में जो तुम इतना छुपा रही हो और मुझे दिखाने से क्या डर रही हो? वो एक्चुअली राज ने मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाए हैं ना, वही है इसमें। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अगर देवर जी ने दिया है तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छूऊंगी और ना ही इसे देखूंगी भी। आखिरकार ये तुम दोनों का निजी सामान है। शुक्रिया दीदी, जो आपने इतना समझ कर लिया। फिर साक्षी झाड़ू लगाकर बाहर से चली जाती है। फिर रात में साक्षी ये सारी बातें राज को बता देती है। थैंक गॉड राज,
कि मैं सही समय पर उठ गई और नेहल दीदी को मैंने रोक लिया। वरना अगर वो मेरे वन पीसेस बिकिनी और ये छोटे छोटे कपड़े देख लेती तो पता नहीं क्या रिएक्ट करती। और ये सब कपड़े तो हमने ऑडिशन के लिए खरीदे हैं। पर शुक्र है कि कोई गड़बड़ नहीं हुई। पर फिर भी साक्षी, तुम हमेशा चौकन्ना रहना। तीनों भाभीियों की अलग टीम है और वो तीनों हम पर हर वक्त नजर रखती होंगी, क्योंकि तुम थोड़ी बेबाक और मॉडर्न हो ना, इसीलिए। हाँ राज, समझ गई मैं। दिन गुजरते जाते हैं और फाइनल ऑडिशन का दिन आ जाता है। साक्षी निकल ही रही होती है कि उतने में सास चंदा उसे पीछे से रोक देती है। अरे ओ साक्षी बहू, तू इस टैक्सी में अपने मायके ही जा रही है ना? हाँ माँ जी। तो चल, मुझे भी छोड़ दे। मतलब, आपको कहाँ पर जाना है माँ जी? तेरे मायके के पास ही मेरी एक सहेली का घर है। रंजना नाम है उसका। उसका घर तो तेरे मायके से पहले ही आ जाएगा, तो वहीं पर उतार देना मुझे। अब चल, ज्यादा सोच मत। हे भगवान, माझी और बाकी सबको तो ये लग रहा है कि मैं सच में अपने मायके ही जा रही हूँ। लेकिन असल में तो मैं एक ऑडिशन देने जा रही हूँ और ऑडिशन के लोकेशन पर जाने के लिए मुझे दूसरे रास्ते से जाना होगा। और अब अगर मुझे माजी को मायके के रास्ते से छोड़ना है तो मुझे ऑडिशन में पहुंचने के लिए काफी देर हो जाएगी। अब साक्षी बहुत चिंता में पड़ जाती है। अरे क्या हुआ बहू? अब यूं ही खड़ी रहेगी या आगे भी चलेगी? दरअसल माँ जी, वो मैं वो मैं मायके के रास्ते से नहीं जा रही हूँ। क्या? इसका मतलब तूने हमसे झूठ कहा? तू मायके का नाम लेकर कहीं और ही जा रही है? नालायक कहीं की। अरे नहीं माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हो। मैं अपने मायके ही जा रही हूँ, पर दूसरे रास्ते से जा रही हूँ। मैं माँ जी के लिए उनकी पसंद की मिठाई लेकर जाना चाहती हूँ, जिसकी दुकान दूसरे रास्ते में पड़ती है, इसीलिए। हे भगवान, तो एक काम कर, तू दूसरी टैक्सी में जा और मुझे इस टैक्सी में जाने दे फिर। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, आप आराम से जाइए इस टैक्सी में। हाँ। इस तरह चंदा उस टैक्सी में बैठकर चली जाती है और तब जाकर साक्षी की सांस में सांस आती है। चलो, अब मैं फाइनली अपने ऑडिशंस के लिए निकल सकती हूँ और अब मुझे दूसरी टैक्सी बुक करनी होगी। पर कोई बात नहीं, फटाफट कर देती हूँ। अब और मैं क्या ही कर सकती हूँ। फिर साक्षी ऑडिशंस में जाती है और वो मॉडल ऑफ द ईयर बनने के कंपटीशन में सिलेक्ट हो जाती है। और इस खुशी में दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में एक छोटी सी डेट करते हैं। सुनो सुनो, गर्मा गर्म खबर लाई हूं मैं, वो भी साक्षी और देवर जी के कमरे से। अरे अब क्या हुआ, जल्दी से बताओ। दोनों आज बहुत खुश लग रहे थे। मैंने उनके कमरे की खिड़की से देखा और तो और दोनों ने अपने कमरे को अच्छी तरह से सजाया भी था। दिल के आकार के गुब्बारे और केक भी था। और वो दोनों बातें तो ऐसी कर रहे थे जैसे कि आज साक्षी ने कुछ हासिल किया हो। क्या? हाँ, देवर जी उसे बधाई दे रहे थे। लेकिन उस नक्चड़ी ने ऐसा क्या हासिल किया होगा? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अरे कुछ नहीं, तुझे नहीं पता। वो लड़की दिखती मासूम है, लेकिन बहुत ही बड़ी चालाक लोमड़ी है वो। जरूर वो दोनों मियाँ बीवी हम सबसे कोई राज छुपा रहे हैं और उस राज का बहुत ही बड़ा सुराग उनके कमरे में ही है। अब वो तीनों साक्षी की हर एक चीज पर पहले से भी और ज्यादा कड़ी नजर रखने लगते हैं। ऐसे ही एक रात नेहल को उनके कमरे से गानों की आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो उनके कमरे की खिड़की से झांक कर देखती है, तभी वो साक्षी को रैंप वॉक करती हुई देखती है। फिर अगले दिन, क्या कमरे में रहकर हीरोइन की तरह चल रही थी और देवर जी उसकी तारीफें भी कर रहे थे। ये देवर जी सच्ची में माँ जी के ही बेटे हैं ना, या फिर कोई सौतेले बेटे हैं? हम तीनों के पति तो एकदम संस्कारों वाले हैं, लेकिन ये देवर जी तो एकदम अलग ही निकले। लेकिन इतनी रात गए वो दोनों अपने कमरे में, वो क्या कहते हैं वैसे चलने को? र
रा अरे रैम्पॉक कहते हैं उसे। हाँ हाँ वही, रैम्पॉक। अब हमें क्या पता, शायद वो दोनों यूं ही एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे हो। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि हम तीनों कुछ ज्यादा ही ख्याली पुलाव पका रहे हैं। हाँ, वर्षा सही बोल रही है। अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जैसे कि हम तीनों ही ज्यादा सोच रहे हैं और असल में वैसा कुछ है भी नहीं। हो ना हो, पर मेरा मन तो यही बोल रहा है कि जरूर कुछ ना कुछ तो है, कुछ बहुत ही बड़ा, जो हम सबकी नजरों से छुप रहा है। उतने में वहां पर चंदा आती है। क्यों रे निकम्मियों, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज के। अरे जब देखो तब तीनों आपस में खिचड़ी पकाती रहती हो। जाओ, जाकर खाना पकाओ, दोपहर का वक्त हो गया है। बना रही है माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, आपको आपके समय पर खाना मिल जाएगा। लेकिन तुम तीनों में इतनी क्या गहरी बातें हो रही थी? अरे कभी तो अपनी देवरानी को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया करो। वो बेचारी तो अकेली ही अपने कमरे में पड़ी रहती है। करते हैं ना माँ जी, लेकिन वो मैडम ही हमसे दूर रहती है। अब हर बार हम ही उसे बुलाया करें क्या? उसे खुद से भी तो हम सबसे बात करनी चाहिए ना। बस जब देखो तब अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप में कुछ ना कुछ तो करती ही रहती है और बस करके अंदर बाहर ही करती है। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से भी प्रयास किया करो। वो थोड़ी मॉडर्न मिजाज की है, तो उसे अपने घर के तौर तरीके सिखाओ, जरा अपनी तरह बनाओ उसे। अब साक्षी कंपटीशन के हर एक पड़ाव को पार करती रहती है। कॉन्ग्रेचुलेशन साक्षी, आज तुमने फिर से एक और राउंड पार कर दिया। अब इसी तरह से हर एक राउंड पार करके फाइनल तक पहुंच जाओ और मॉडल ऑफ द ईयर बन जाओ। बस यही दुआ है मेरी। थैंक यू सो मच राज, पर ये सब इतना आसान नहीं होता। अगर तुम मेरे साथ ना देते तो। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसा पति मिला है। कम ऑन यार, एंड इट्स ओके। ये थैंक यू वगैरह बाहर वालों को बोला जाता है, अपनों को नहीं। गलत कहा, थैंक यू तो अपनों को भी कहना चाहिए, और मैं इस थ्योरी को बिल्कुल नहीं मानती। खैर, अब सीधे नेक्स्ट वीक काला राउंड है, जिसमें हम सबको बीच पर जाना है और वहां पर जाकर पोज करना है। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, ये सबसे मुश्किल राउंड होगा। डरो मत साक्षी, और लंबी सांस लो और खुद की ताकत और कमजोरी के बारे में सोचो। याद करो कितने झंडे गाड़े हैं तुमने अब तक की जिंदगी में। धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस मॉडल बनने की सफर में तुम कितनी दूर आ गई हो, और अब यहाँ आकर डरोगी तो कैसे चलेगा? हाँ राज, शायद तुम सही कह रहे हो। मैं बेवजह ही इतना डर रही हूँ। जो होगा देखा जाएगा। मुझे तो बस इतना याद रखना है कि मैं अपना बेस्ट दूं और नतीजे की चिंता ना करूं। ये हुई ना बात। ऐसे ही एक रोज जब साक्षी का नाम अखबार में आता है, तभी वो काफी हैरान और परेशान हो जाती है। ये देखो राज, मेरा नाम अखबार में आया है। कंपटीशन का सेमीफाइनल राउंड है ये, और मैं उसमें पहुंच गई हूँ। तो इस अखबार में उन्हीं सेमीफाइनलिस्ट का नाम आया है। लेकिन अगर मेरी फोटो घर वालों में से किसी ने भी देख ली, तब तो मेरी शामत ही आ जाएगी। ओह गॉड, अब हम क्या करें? अभी तक तो माँ जी उठकर अपने कमरे से बाहर नहीं आई होगी। एक काम करती हूँ, बाहर गेट पर जो अखबार पड़ा होगा उसे मैं अपने पास रख लेती हूँ, ताकि वो माँ जी तक पहुंचे ही ना। हाँ साक्षी, यही सही रहेगा। साक्षी बड़ी ही चालाकी से वो अखबार लेकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर बाद में, अरे ये कैसा नमूना है? इस अखबार वाले ने आज अखबार नहीं डाला क्या? ये कैसी बात कर रही हो माँ जी? कितने साल हो गए हैं, हमारा अखबार वाला कभी अखबार डालना नहीं भूलता। हो सकता है कि हवा के झोंके से उड़ गया हो, या फिर किसी ने चुरा लिया हो। ये नालायक लोग तो आजकल अखबार भी चोरी करने के लिए नहीं छोड़ते। ना जाने ये जमाना कब सुधरेगा। सो तो है माँ जी। और माँ जी,
मैंने आज सुबह अखबार वाले को अखबार डालते हुए देखा था। जरूर आपका आज का अखबार किसी ने चुराया होगा या फिर कहीं उड़कर चला गया होगा, क्योंकि आज सुबह जब मैं उठी थी तभी बहुत ही तेज हवा चल रही थी। दिन ब दिन ठंड बढ़ती ही जा रही है। जिस किसी ने भी मेरा अखबार चुराया होगा उसका पेट आज पूरी तरह से खराब होगा, देखना। क्या? मेरा मतलब? हाँ माँ जी, सही कहा आपने। पेट खराब ही होना चाहिए उस इंसान का जिसने आपका अखबार चुराया है। मेरा मतलब अखबार जैसी चीज भी कोई चुराता है क्या? पागल कहीं का। चल चल, अब ज्यादा बातें मत कर और जाकर अपनी जेठानियों के साथ नाश्ता बनाने की तैयारी कर। मेरे चारों बेटों के दफ्तर जाने का समय हो रहा है। जी माँ जी। इस तरह से साक्षी उस दिन तो अपना बचाव कर लेती है, पर उसकी मुश्किलें यही खत्म नहीं होती। एक रोज जब साक्षी बाहर गई होती है तभी फोन पर उसे पता चलता है। क्या? अब इतनी हैरान क्यों हो रही हो साक्षी? अब आज जब पूरे घर की सफाई करनी होगी तो तुम्हारे और देवर जी के कमरे की भी सफाई करनी ही होगी ना। हे भगवान, अगर दीदी पूरे घर की सफाई कर रही है तो फिर मेरे कमरे की सफाई करते समय उन्हें मेरी अलमारी में रखे हुए सारे ओल्ड और मॉडर्न कपड़े, मेरे मैगजीन और बाकी के कवर्स और भी कई सारा सामान मिलेगा, जिससे उन्हें ये बात साफ साफ पता चलेगी कि मैं मॉडलिंग की तैयारी कर रही हूँ। नहीं नहीं, मुझे फौरन घर पहुंचना होगा। साक्षी अपना सारा काम छोड़कर फौरन घर पहुंच जाती है और सही समय पर वो ज्योति को उसके कमरे को खोलने से रोक लेती है। अरे रुक जाइए दीदी, आप मेरे कमरे में नहीं जा सकती। क्या? लेकिन क्यों साक्षी? वो दरअसल बात ये है कि मेरे कमरे में ढेर सारी चीजें इधर उधर पड़ी हैं, पर मैं आपको उसकी सफाई करके तकलीफ नहीं देना चाहती, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। अरे नहीं साक्षी, उसमें कैसी तकलीफ? फिर भी दीदी, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप मुझसे बड़ी हो ना, और आपसे मेरा कमरा साफ करवाना मुझे शोभा नहीं देता। अगर राज को पता चलेगा तो वो भी मुझे डांटेंगे और उन्हें भी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए प्लीज दीदी, आप रहने दीजिए, मैं अपने कमरे की सफाई खुद ही कर लूंगी। अच्छा ठीक है साक्षी, कोई बात नहीं। अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं तुम्हारी कमरे की सफाई नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच दीदी। लेकिन एक दिन अचानक से ज्योति की सहेली उसे एक ऐसा आर्टिकल सेंड करती है जिसमें मॉडल ऑफ द ईयर के फाइनलिस्ट का नाम होता है, और उसमें साक्षी का नाम देखकर वो हैरान रह जाती है और वो फौरन चंदा को लेकर साक्षी के पास चली जाती है, जहाँ पर राज भी मौजूद होता है। अरे सत्यानाश हो तेरा, हमारी ही नाक के नीचे रहकर तूने इतना बड़ा कांड किया। कांड? कैसा कांड माँ जी? ये आप क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये देखो साक्षी, ज्योति के दिखाए हुए ऑनलाइन आर्टिकल को देखकर राज और साक्षी चौंक जाते हैं। इसीलिए तुमने छोटे कपड़े मंगवाए थे और इनके कमरे में से रात में कानों की आवाज आती थी और ये तब रैंप वॉक किया करती थी, और साथ ही साथ उस दिन भी अखबार इसी ने छुपाया था। मेरी सहेली ने जब मुझे ये ऑनलाइन आर्टिकल भेजा तब उसने ये भी बताया कि कुछ ही दिन पहले अखबार में साक्षी का नाम आया था। सहेली को लगा कि हमें पता होगा, इसलिए उसने उस दिन तो कुछ भी नहीं बताया, और वो तो आज भी मेरे साथ यूं ही बातें कर रही थी। और तभी बातों बातों ने उसने मुझे ये आर्टिकल भेजा। क्या? हाँ माँ जी, वो आर्टिकल उसी दिन का है। इसने ही छुपाया होगा वो अखबार, ताकि वो आपके या हमारे हाथ में ना लगे और इसका राज हमारे सामने ना आए। ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या, नालायक कहीं की? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं जानती हूँ कि मैंने आप सबके साथ धोखा किया है, लेकिन ये सब छुपा कर रखना मेरी मजबूरी थी। मैं तो बस यही चाहती थी कि जब मैं मॉडल बन जाऊं तब आप सबको सारा सच बताऊं
क्योंकि अगर आप सबको मैंने पहले ही बता दिया तो आप लोग मुझे अपने सपने को पूरा करने से रोक दोगे। बस यही डर था मुझे। और माँ, मैंने तो इसे कई बार समझाया कि हम घर पर बता देते हैं, लेकिन इसने कुछ भी नहीं बताया। आप सबकी इज्जत और प्यार के खातिर इसने अपना बहुधर्म भी बखूबी निभाया। और इसे कई बार हुआ जब इसे ससुराल की जिम्मेदारी और अपने मॉडलिंग करियर से रिलेटेड किसी एक इवेंट को चुनना पड़ा, और इसने हमेशा आप सबको पहला दर्जा दिया है। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। इसे इस तरह से देखकर मेरी बाकी की 3 बहुएं भी मॉडल बनने के बारे में सोच सकती है, और हमारे खानदान में किसी ने भी ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और लोगों को पता चलेगा तो हमारी कितनी बदनामी होगी, इस बात का कोई अंदाजा भी है क्या तुझे? देख बहू, अगर तुझे यहाँ पर रहना है तो मॉडल बनने के सपने को त्यागना होगा तुझे, और ढंग से रहना होगा इस घर में। ठीक है माँ जी, अगर आप यही चाहती हो तो यही सही। मैं अपने ससुराल और करियर में से ससुराल को ही चुनूंगी, छोड़ दूंगी ये मॉडलिंग। नहीं साक्षी, तुमने हमेशा मेरे लिए अपने सपनों को त्यागा है, पर अब और नहीं। तुम्हें कुछ भी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम यहाँ पर नहीं रहोगी। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ मैं भी चला जाऊंगा यहाँ से, लेकिन ये मॉडल तो बनकर ही रहेगी। बस अब बहुत हुआ, सबके बारे में हमने बहुत सोच लिया। ये तो क्या बकवास कर रहा है राज? नहीं राज, ऐसा कुछ भी मत करो। प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने कह दिया सो कह दिया। अरे ये लोग अपनी सोच कभी नहीं बदलने वाले। और तुम जो कुछ भी सोच रही थी कि तुम्हारे मॉडल बनने के बाद ये सब तुम्हें स्वीकार लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अरे अभी से ही ये लोग ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं, तो आगे का इंतजार करके क्या फायदा? इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वही सुनो और चलो यहाँ से। इस तरह अंत में राज और साक्षी वो घर छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहने लगते हैं, और खूब मेहनत करके साक्षी एक दिन मॉडल बन ही जाती है, और अपने जीवन में आगे चलकर वो खूब तरक्की करती है।